Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ा डीके अल्फ़ा 6 के बारे में। तो प्राकृतिक अल्फ़ा 6 भारी नाभिकों A = 208 में होता है। प्रत्येक अल्फ़ा 6 में डेल A = 4 तथा डेल Z = 2, जहाँ पर A जो है वो एटॉमिक नंबर है और Z है वो एटॉमिक न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर डेल A = 4 और डेल Z = 2 होता है, चूँकि इससे नाभिकों का जो बीटा स्थायित्व है रेखा से दूर न्यूट्रॉन अधिकता की ओर गमन होता है। अतः बीटा 6 का अल्फ़ा 6 से बीटा 6 उसका अल्फ़ा 6 से संबंध पाया जाता है। अतः अल्फ़ा 6 की 4 श्रेणियां या श्रृंखला होती है, जिसमें प्राकृतिक अल्फ़ा 6 होती है तथा ये A = 4n एटॉमिक नंबर जो है वो 4n 4n+1 4n+2 तथा 4n+3 से संबंधित होते हैं, जहाँ n एक पूर्णांक है। यहाँ पर जो अल्फ़ा 6 है वो उसकी चार श्रेणियाँ श्रृंखला होती है, जिनमें से जो प्राकृतिक अल्फ़ा 6 होती है वो है A = 4n 4n+1 4n+2 तथा 4n+3 से संबंधित होते हैं, जहाँ n एक पूर्णांक है। यहाँ पर जो 4n है वो थोरियम श्रेणी 232 थोरियम के लिए यहाँ पे TH = 208 Pb। 4n+1 नेपच्यूनियन श्रेणी 237 Np से 209 Bl। 4n+2 यूरेनियम श्रेणी 238 यूरेनियम = 206 Pb। 4n+3 एक्टिनियम श्रेणी 235 U से 207 Pb। तो भारी नाभिकों से प्रारंभ होने वाला 6 एक श्रेणी के रूप में लगातार होता है, जब तक कि अंतिम में हल्का नाभिक ना बन जाए। इस 6 में क्रमागत रूप से अल्फ़ा 6 और बीटा 6 होता है, जो कि स्थायित्व रेखा का लगभग अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्फ़ा 6 कैसे होता है। यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एटम लेते हैं। ये एटम है, इसे बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव एटम, और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल है जो बाहर आते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल है, इस न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल बाहर आते हैं, तो ये होता है हीलियम न्यूक्लियस। तो इसे हम लिखते हैं 2He4। और जब ये पार्टिकल है वो बाहर आता है इस एटम्स के न्यूक्लियस से, तो इसे ही कहते हैं अल्फ़ा डीके अल्फ़ा 6। तो इतने नुकसान इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसे ही रेडियो एक्टिव एमिशन ऑफ पार्टिकल कहते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन भी है और 2 न्यूट्रॉन है, अगर इस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो इस प्रोसेस को ही अल्फ़ा डीके कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये जो न्यूक्लियस है वो सपोज था X था, या हम जो ये एटम लिए थे वो X था। तो यहाँ पर जैसे ही डीके होता है, यहाँ पर इसे हम ले लेते हैं A एटॉमिक मास, और
जेड जो है एटॉमिक नंबर। तो जैसे ही अल्फ़ा डीके होता है और इसमें से जब अल्फ़ा पार्टिकल है वो बाहर आता है तो इसमें कमी होती है, लॉस होता है। तो यहाँ पर नया एलिमेंट बनता है और वो नया एलिमेंट बनेगा वाई। तो यहाँ पे जो जेड है वो है एटॉमिक नंबर और ए जो है एटॉमिक मास। तो जैसे ही इस न्यूक्लियस से जब पार्टिकल बाहर आते हैं तो अल्फ़ा डीके होता है और इसमें जब अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आती है तो इसमें कमी होता है या उसमें लॉस होता है। तो यहाँ पर नया एलिमेंट बनेगा, तो ये नया एलिमेंट बनेगा वाई। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन की कमी हो रही है और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4। Z-2 A-4 प्लस यहाँ पे पार्टिकल जो अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आएंगे वो होगा 2He4 अल्फ़ा पार्टिकल। जब इस पे अल्फ़ा डीके होता है तो ये न्यूक्लियस है या एटम है, तो ये जो न्यूक्लियस और एटम है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यहाँ पे जब ये जो न्यूक्लियस है या एटम है तो यहाँ पे जब अल्फ़ा डीके होता है तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं और जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वापस जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो रेडिएशन निकलता है। तो इस रेडिएशन को बोलते हैं गामा रेडिएशन। तो जब कभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पार्टिकल है वो बाहर निकलता है तो उसमें एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। रीजन होता है इसका 2 प्रोटॉन और एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मास में 4 की कमी। तो रीजन होता है यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो जैसे ये बाहर आता है तो अंदर वाला जो एटम है, यहाँ पे जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एक्साइटेड स्टेट में से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वहाँ पर वो रेडिएशन एमिट करेगा जिसे ही कहते हैं गामा रेडिएशन। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा डीके क्या होता है उसके बारे में देखें। तो अब अल्फ़ा 6 होने के लिए मुक्त ऊर्जा Q के मान को शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो Q इक्वल टू यहाँ पे होगा M AZ माइनस M A-4 Z-2 माइनस M4 2 इक्वल टू माइनस S अल्फ़ा। तो यहाँ पर B जो है बोरान 4 He प्लस B A-4 Z-2 माइनस B ब्रैकेट पे AZ। ऊर्जा Q का अल्फा कण की गतिज ऊर्जा तथा अवशिष्ट नाभिक की गतिज ऊर्जा में वितरण हो जाता है। तो Q इक्वल टू होगा T अल्फा इक्वल टू TA-4। तो T अल्फा इक्वल टू हो जाएगा M A-4 Q अपॉन M A-4 प्लस M अल्फा इक्वल टू A-4 अपॉन A Q। तो ऊर्जा तथा संवेग संरक्षण से अल्फा कण तथा अवशिष्ट नाभिक की गतिज ऊर्जा का मान निश्चित होता है। ऊर्जा और संवेग संरक्षण से अल्फा कण तथा अवशिष्ट नाभिक की जो गतिज ऊर्जा का मान है वो निश्चित होता है। अतः अल्फा कणों के उत्सर्जन से एक तीक्ष्ण शिखर वाला स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब हम अल्फा 6 के
महत्व के बारे में देखते हैं। नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स की सर्वप्रथम खोज में अल्फा कण अल्फा डी के एक था, जिसमें एक भारी नाभिक 4He नाभिक या अल्फा कण उत्सर्जित करके क्षय होता है। यहाँ पे नाभिकीय भौतिकी की सर्वप्रथम खोज में अल्फा क्षय ही एक था, जिसमें एक भारी नाभिक 4He नाभिक या अल्फा कण उत्सर्जित करके क्षय होता है। भारी नाभिकों का क्षय आकाशीय या तारकीय हीलियम का स्रोत होता है। यूरेनियम, जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे अधिक Z मान का तत्व है, वातावरण में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। पृथ्वी के अंदर ताप का महत्वपूर्ण स्रोत अल्फा क्षय ही है। तो वातावरण के अंतःविकिरण का प्रमुख स्रोत अल्फा क्षय होता है। अल्फा कण को सर्जित करने वाले तत्वों का औद्योगिक उपयोग है, जैसे धुआं संसूचक के रूप में इन तत्वों का उपयोग किया जाता है। अब हम अल्फा कणों के परास के बारे में देखते हैं। रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे W.H. ब्रैग ने यह सिद्ध किया कि अल्फा कणों का एक निश्चित परास होता है। सन 1904 में ब्रैग तथा किलीमैन द्वारा उपयोग किया गया उपकरण को यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया गया है, जो 1904 में ब्रैग और किलीमैन साइंटिस्ट के द्वारा उपयोग किया गया था। इस उपकरण की सहायता से उन्होंने अल्फा कणों का परास ज्ञात किया। इसमें लेड सील्ड में रखे स्रोत X से निकलने वाले अल्फा कण आयनन कोष्ठ में दी दूरी तय करते हैं। यहाँ पर लेड सील्ड में रखे स्रोत, यहाँ पे ये हो गया लेड सील्ड, तो इसमें स्रोत X से निकलने वाले जो अल्फा कण है वो आयनन कोष्ठ में, ये हो गया आयनन कोष्ठ में डी दूरी यहाँ से लेड सील्ड से आयनन कोष्ठ तक दी दूरी तय करते हैं। तो आयनन कोष्ठ में एक गेज, ये हो गया G, तथा एक प्लेट P एक दूसरे के समांतर तथा पास होते हैं, स्थित होते हैं। इस आयनन कोष्ठ पर एक बैटरी की सहायता से, यहाँ पर एक बैटरी की सहायता से निश्चित विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखा जाता है। ऊपरी प्लेट को एक इलेक्ट्रोमीटर, यहाँ पर जो ऊपरी प्लेट है उसको एक इलेक्ट्रोमीटर से जोड़ दिया जाता है। तो स्रोत से किसी दिए गए दूरी पर अल्फा कणों द्वारा उत्पन्न आयनन को इलेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर स्रोत से किसी दिए गए दूरी पर जो अल्फा कण है, अल्फा कण द्वारा उत्पन्न जो आयनन है उसको इलेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये था अल्फा कणों का परास ज्ञात करने के लिए उपकरण। तो ब्रैग ने पाया कि विशिष्ट आयनन मतलब मार्ग के प्रति एकांक लंबाई में एक कण द्वारा उत्पन्न आयनों की संख्या का स्रोत से दूरी के साथ खींचा गया ग्राफ है वो वक्र के समान प्राप्त होता है। यहाँ पर वक्र दिखाया गया है जिसमें विशिष्ट आयनन का स्रोत से दूरी के साथ खींचा गया ग्राफ है। ये हो गया आयनन और ये हो गया अल्फा कणों की दूरी। तो यह वक्र दर्शाता है, ये वक्र के रूप में होता है और इस वक्र को ही ब्रैग वक्र कहते हैं।
यह वक्र जो है वो दर्शाता है कि विशिष्ट आयनन कण के मार्ग के साथ धीरे धीरे बढ़ते हुए एक अधिकतम मान प्राप्त होता है। यहाँ पर ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक अधिकतम मान प्राप्त करता है, इसके बाद तेजी से शून्य तक गिरता है और कम हो जाता है। तो ये था ब्रैग वक्र।